डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 का भूगोल पढ़ेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कक्षा 10 के भूगोल को दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। भूगोल को दो सेक्शन में विभाजित किया गया है, खंड क और खंड ख। खंड ख जो है वो मेनली डिजास्टर से रिलेटेड है। डिजास्टर यानी आपदा। खंड ख में केवल आपदा के बारे में पढ़ाया गया है। आपदा मतलब जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि इत्यादि। तो ये मेनली आपदा से डील करता है। और खंड क जो है वो टोटल रिसोर्स से रिलेट कर रहा है। मतलब इसमें केवल संसाधन के बारे में बताया गया। भारत में जितने भी प्रकार के संसाधन हो, चाहे वो परिवहन संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, सौर संसाधन हो, जितने भी संसाधन हैं वो इस खंड क में पढ़ाया गया है। तो हम लोग इसी खंड क में से इसका पहला यूनिट देखते हैं। कुल मिला के 12 यूनिट है, और जिसमें 6 यूनिट खंड ख में और 6 यूनिट खंड क में। तो हम लोग इसी खंड क के पहले यूनिट को आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं खंड क में पहला यूनिट में क्या है। खंड क में पहला यूनिट जो टाइटल है वह है भारत संसाधन और उपयोग। संसाधन किसी भी देश का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई भी संसाधन किसी भी देश को विकसित या विकासशील बना सकता है। जो देश संसाधन में, चाहे वो कोई भी प्रकार का संसाधन हो, अगर वह रिच नहीं होता है, धनी नहीं होता है, वह धीरे धीरे पिछड़ा बन जाता है। परंतु इस केवल यही एक फैक्टर नहीं है कि इसी वजह से कोई देश पिछड़ा बन जाता है। बहुत से अन्य कारक भी हैं जिसकी वजह से कोई भी देश पिछड़ा बन जाता है या गरीब बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि संसाधन क्या है। संसाधन यानी रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी संसाधन हैं। हम जिस भी वस्तुओं का उपयोग करके अपने लाइफ को सेटिस्फाई करते हैं, अपने लाइफ को आसान बनाते हैं, वे सभी संसाधन हैं। संसाधन द बेसिक सब्सटेंस which fulfill our basic needs or satisfy our basic needs, that is called resource. रिसोर्स होने के केवल 3 कंडीशन हैं, जिसमें से पहला कंडीशन है कि वह टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल कहने का मतलब ये हुआ वह तकनीकी रूप से उसे एक्सेस किया जा सके। कोई पदार्थ है जैसे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पृथ्वी के काफ़ी गहराई में पाया जाता है। अगर वह तकनीकी रूप से एक्सेसिबल नहीं होगा, अगर नहीं होता तो संसाधन हमारे लिए नहीं होता। तो इसका दूसरा कंडीशन है कि वह इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल कहने का मतलब है कि वह आर्थिक रूप से किफ़ायती होना चाहिए। किफ़ायती कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जितना रुपया लगाए उससे ज़्यादा हमें मिलना चाहिए। यानी जितना हम इसमें इनपुट दिए, मान लेते हैं कि अगर कोई पेट्रोलियम खदान है और अगर उसमें से हम पेट्रोल निकालते हैं, मान लेते हैं हम 10 करोड़ का पेट्रोल निकालें, परंतु वो मार्केट में जाके अगर वो हमें 9 करोड़ रिटर्न में दे तो वह रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो लॉस का सौदा है। और कोई भी आदमी लॉस का सौदा क्यों करना चाहेगा? सो इट इज़ नॉट अ रिसोर्स। ये हमें कम से कम 10 पॉइंट कुछ भी समथिंग। अब 10 पॉइंट समथिंग कहने का मतलब यह है कि 10.1 नहीं, इससे भी और अधिक
जितना भी हो, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा हमें लाभ होना चाहिए, तब यह संसाधन हुआ। और तीसरा कंडीशन ये है कि वह कल्चरली एक्सेप्टेबल कल्चरली एक्सेप्टेबल कहने का मतलब ये हुआ कि वह संस्कृति में उसका डिमांड हो, उस सभ्यता या संस्कृति में, उस समाज में उसका डिमांड हो। कोई पदार्थ जैसे अगर मान लेते हैं आज जींस चल रहा है, इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखेंगे 17वीं 16वीं शताब्दी में जींस का कोई डिमांड नहीं था। जब अंग्रेज यहाँ आया और हम पर अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ प्रसारित किया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के कल्चर को चेंज किया, यहाँ का परिधान, खान पान, हर एक चीज़ को बदल कर रख दिया। तो जींस आज काफ़ी डिमांडेबल है, लेकिन 16वीं शताब्दी में अगर इसका प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पर किया था तो इसकी डिमांड नहीं थी। सो यह उस टाइम एक रिसोर्स नहीं होता। ठीक है, अगर आप इन तीनों को समझ लिए तो हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ संसाधन बनता है या कोई पदार्थ संसाधन बनता है। संसाधन में एक कंडीशन था टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगा। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल कौन करेगा? ह्यूमन करेगा ऑब्वियसली। तो मानव कोई भी पदार्थ को संसाधन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव जो है वह किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाने में केंद्र बिंदु है। अगर मानव नहीं होगा तो कोई पदार्थ संसाधन नहीं बनेगा। जिस प्रकार से तेजी से जनसंख्या बढ़ते गया, उस हिसाब से लोगों ने ज्ञान अर्जन और तेजी से किया और वह अनेक प्रकार के तकनीक को विकसित किया। उसी हिसाब से मानव किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें किसे मानव क्यों महत्वपूर्ण है, हम एक डायग्राम से देखते हैं। और ये आपके बुक में भी ये डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले होता है कि पदार्थ, जो भी पदार्थ हमारे पर्यावरण में मौजूद है उसे संसाधन बनाने में तकनीक की भूमिका। पदार्थ को तकनीक से और संस्था की मदद से, यानी मेटर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, तीनों की मदद से कोई पदार्थ संसाधन बनता है। और उसमें मानव केंद्र बिंदु है, यानी ये मानव कंट्रोलर है हर एक पदार्थ का। और उस पदार्थ को तकनीक के माध्यम से, संस्था के माध्यम से रिसोर्स बनाने में। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जो है वो नियंत्रक की भूमिका है में रहता है, कंट्रोलर है। वो किसी पदार्थ को संसाधन बनाने में कंट्रोलर की भूमिका निभाता है। मानव स्वयं में एक संसाधन है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन। कोई भी गायक गाकर अपने जीवन को आसान बनाता है, उससे आर्थिक कमाई करता है, तो वह एक संसाधन है। या कोई पेंटर चित्रकारी करके अपने आप को खुश रखता है, उससे पैसा कमाता है, धन अर्जन करता है, तो वह भी उसके लिए एक संसाधन है। तो मानव अपने आप में एक संसाधन भी है और यह सभी संसाधनों का कंट्रोलर भी है, यानी नियंत्रक भी है। तो इसके आगे हम देखते हैं संसाधन का विभाजन। आपके बुक में अलग अलग 4 कैटेगराइज में संसाधन रिसोर्स को डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि संसाधन को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले संसाधन का विभाजन। आपकी बुक में अलग अलग 4 कैटेगराइज में संसाधन को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें कैटेगरी है वह है उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से संसाधन को दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव मतलब जो हमारे जीव मंडल से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधा, वनस्पति, वन प्राणी। और अजैव वे सभी पदार्थ जो निर्जीव हैं, वे सभी अजैव पदार्थ, अजैव संसाधन हैं। तो पहला जो है वह है जैव संसाधन। जैव मतलब वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है। हम सिर्फ यहाँ रूट वर्ड लिख देते हैं, आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। वैसा संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है। काफी ज्यादा गर्मी है। जीव मंडल से प्राप्त होने वाले संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, और इसमें लिविंग यानी जीवन का सभी गुण मौजूद होता है। लिविंग, इट इज अ लिविंग बॉडी। जैव संसाधन क्या है? लिविंग बॉडी होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो वन हो गया, वन्य प्राणी। वन प्राणी में जितने भी जीव जंतु हैं, एनिमल, रेप्टाइल्स, वो सभी वन प्राणी आदि, ये सभी जैव संसाधन हैं। और दूसरा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में अगर हम सिंपल एक लिखेंगे रूट वर्ड, तो वे सभी संसाधन हैं जो निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं, या जो निर्जीव होते हैं सीधा, वे सभी संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, अर्थ, हिमालय, हिमालय में पाए जाने वाले खनिज आदि, ये सभी अजैव संसाधन हैं। दूसरा जो बेसिस है संसाधन को डिवाइड करने का, वह है उपयोगिता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। दूसरा जो है वह उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर भी इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय यानी जिसको नवीन किया जा सके। नवीन मतलब नया, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स, दिस मीन्स वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा नया किया जा सके, वह सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। इसे सिर्फ हम भी इसमें भी सिर्फ रूट वर्ड लिखते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। वैसा संसाधन जिसे नवीकृत किया जा सकते हैं। नवीकृत, अगर बुक के लैंग्वेज से चलेंगे तो नवीकृत किया जा सके। आप अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसे पुनः नया बनाया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके, वे सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन हैं। जैसे में वन, पेड़ पौधे हमेशा उगते रहते हैं। वायु, जल,
और वन प्राणी, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और दूसरा है वह है अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा बी। अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरणीय संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों अरबों। जैसे अगर हम देखें नवीकरणीय संसाधन में तो क्या है, धातु एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद अगर हम देखें खनिज में कोयला आदि, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। और इसे भी हम अनवीकरणीय संसाधन को अभी दो भागों में कैटेगरी कर सकते हैं। दो भागों में अगर इसे कैटेगराइज करें तो पहला होगा पुनः चक्रीय और दूसरा होगा अचक्रीय, यानी जिसका चक्रण नहीं किया जा सके अचक्रीय, जिसका पुनः चक्रण किया जा सके वह पुनः चक्रीय। इसमें क्या होगा, जैसे धातु में जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सभी को हम पुनः चक्रीय कर सकते, चक्रण करके नया प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप गोल्ड को देखेंगे अलग अलग शेप में ढाला जा सकता है। अगर आप कोई शेप बना लिए वो अच्छा नहीं लगा तो उसको पिघला कर नया शेप दे दिया जाता है, तो उसको पुनः चक्रण करके उपयोग किया जा सकता है। परंतु अचक्रीय इसे कभी प्राप्त नहीं किया। अगर ये एक बार खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया, इसे पुनः प्राप्त किसी भी विधि से नहीं किया जा सकता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, इसे इंग्लिश में होता है फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी जीवाश्मी ईंधन को अचक्रीय संसाधन में रखते हैं क्योंकि इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला हो गया, आप देखेंगे कि अभी मोदी जी काफ़ी सोना पर एक्टिव है। ये अलग बात है कि वो खुद नहीं सोते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, परंतु लोग से वो बोल रहे हैं कि सोना आप नहीं खरीदें। वो अलग बात है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सोना नहीं खरीदें, गाड़ी पे कम चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अच्छी बात है। परंतु मोदी जी आप भी तुरंत बोल के 15 मिनट बाद आप रोड शो करते हैं 20-20 गाड़ियों का, तो आप भी ध्यान रखें थोड़ा। और जिस दिन बोले उसके 5 दिन बाद 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। तो मोदी जी आपका विमान पुष्पक विमान नहीं है कि वो पानी पिएगा या पंखों से उड़ेगा। सो ध्यान रखना होगा। तो आप शायद ये समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरे कैटेगरी पे चलते हैं। तीसरा कैटेगरी जो है वह है स्वामित्व के आधार पर, यानी ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तीसरा क्या है, स्वामित्व के आधार पर। आप लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, पूरा लिख लीजिएगा, हम रूट वर्ड लिख दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। तो उस आधार पर देखते हैं कि पहला क्या है। पहला है स्वामित्व यानी व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत, आप जैसा नाम से दिख रहे हैं व्यक्तिगत, जो व्यक्ति विशेष के अधिकार में आता हो।
व्यक्तिगत संसाधन होता है जब किसी खास व्यक्ति के अधिकार में आता हो, इसे हम बोलते हैं इसमें पर्सनल रिसोर्स, जिसका उपयोग कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए करता हो, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे आप एक रूट वर्ड लिख सकते हैं जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। दिस मीन्स किसी व्यक्ति विशेष के अंदर वो प्रॉपर्टी आता हो तो वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे भूमि, जमीन आपका व्यक्तिगत संसाधन है और इसका आप लगान भी चुकाते हैं। जैसे गाड़ी, आप गाड़ी जब खरीदते हैं तो उसे भी रोड पर चलाने के लिए गाड़ी का अलग से टैक्स लगता है। और भी अगर व्यक्तिगत मकान, तो ये सभी व्यक्तिगत संसाधन है। इसी में आता है दूसरा संसाधन, होता है सामुदायिक संसाधन। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ आएगा पूरा डिवीजन। सामुदायिक संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब वैसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय का आधिपत्य हो, समुदाय का अधिकार हो, और वह संसाधन उस समुदाय के द्वारा उपयोग किया जाता हो, उसका लाभ लिया जाता हो। यानी इसमें अगर रूट वर्ड लिखेंगे तो समुदाय के आधिपत्य में कोई संसाधन है, समुदाय के अधिकार क्षेत्र में, और उसका उपयोग भी उस समुदाय द्वारा ही किया जाता हो, या फिर आप लिखेंगे तो लोगों के समूह द्वारा किया जा सकता हो, वह सभी संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे मंदिर, टेम्पल, मस्जिद, मॉस्क, ईटीसी। तो आप देखें कि मंदिर और मस्जिद वो किसी खास व्यक्ति का नहीं होता, उस पर लोगों के समूह का अधिकार होता है। इस प्रकार अपनी दोनों कैटेगरी को देख लिया। और इसमें तीसरा जो कैटेगरी है वह है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स किसी भी देश के अंदर जितनी भी संसाधन हैं वह सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं, क्योंकि अगर आपका कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है तो वह सरकार चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र में अपने वह अधिग्रहण कर सकता है। अगर उसको लगे कि इसके द्वारा सरकार को नुकसान हो रहा है और इससे और अधिक जनता को फायदा हो सकता है, तो आपको वह उस पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अधिग्रहण कर लेगा। तो देखते हैं कि तीसरा राष्ट्रीय संसाधन क्या है। नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स राष्ट्र के अंतर्गत सभी संपत्ति, आप पूरा लिखेंगे कि राष्ट्र के अंतर्गत सभी संपत्ति राष्ट्रीय संसाधन है। अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी है तो वह भी राष्ट्रीय संसाधन ही है। जैसे एग्जाम्पल में आप ऑल थिंग्स, ऑल रिसोर्स, अगर थिंग्स अब हटा दें तो ऑल रिसोर्स, all resource under the boundary of any country। यानी कोई भी देश के बाउंड्री के अंतर्गत, बाउंड्री आपको पता होगा, जैसे आपका इंडिया है, जैसे हमारा इंडिया है, ये अगर पश्चिमी तटीय प्रदेश है और पूर्वी तटीय प्रदेश है, तो इधर भी और इधर भी अगर आप 200 नॉटिकल माइल तक चले गए
तो यह भी राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाता है। 200 नॉटिकल माइल तक मछली, जलीय जीव या कोई भी अगर खनिज पदार्थ मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया, तो वह भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। परंतु इस 200 नॉटिकल माइल के बाउंड्री के बाद यह जितने भी पूरा खुला सागर महासागर है, इधर अगर आप देखेंगे नीचे हिंद महासागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो वह 200 नॉटिकल माइल तीनों तरफ उसके बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और उसका जो अधिकार है, उसका नियंत्रण जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। जैसे आप देखेंगे कि यूएन है, ये सभी मिलकर उस संसाधन का दोहन या कोई परमिशन अगर किसी देश को रिसर्च करना है तो उससे ही परमिशन लिया जाता है। तो आप देख लिए कि संपत्ति, जितने भी संपत्ति हैं राष्ट्र के अंतर्गत, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं। और इसका लास्ट जो कैटेगरी है वह है स्वामित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आपको समझा ही दिए, सिर्फ आप लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल, रिसोर्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन करने का मतलब कोई भी देश है, जैसे ये हमारा इंडिया है, इसमें 200 नॉटिकल माइल समुद्र महासागर में 200 नॉटिकल माइल के बाद का बाउंड्री, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है। नॉटिकल माइल मतलब क्या होता है? ये समुद्री दूरी को नापने के लिए एक दूरी का मापक है नॉटिकल माइल। और नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो 200 नॉटिकल माइल के बाद खुला महासागर का जो क्षेत्र है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और उसका नियंत्रण भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। अगर कोई भी देश, जैसे इंडिया, अगर हिंद महासागर में कोई रिसर्च करना चाहेगा 200 नॉटिकल के माइल के बाद, तो उसको पहले परमिशन लेना होगा। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो भी हो, यूएन हो या समुद्र का जो भी लॉ होगा, उससे परमिशन लिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यही है। अब लास्ट कैटेगराइज जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जैसे संभाव्य संसाधन है, यानी विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधन, यानी कोई संसाधन का विकास कितना हुआ है उसके आधार पर। डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधन को भी, विकास के आधार पर भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जिसमें पहला है संभाव्य संसाधन। संभाव्य, जैसा कि आप नाम से आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? पोटेंशियल, पोटेंशियल रिसोर्स। दिस मीन्स कोई भी संसाधन और उसमें पोटेंशियल है कि वह रिसोर्स बन सकता है इन फ्यूचर, तो वह सभी पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। संभाव्य संसाधन या किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है परंतु उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया होता है, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हो। जैसे कि उसे निकालना महंगा हो, यानी इकोनॉमिकल फीजेबल नहीं हो, उसे सरकार को नहीं लगता हो कि वह हमारे लिए लाभदायक है या उससे लाभ होगा, तो वह सभी संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। भविष्य में उसकी संभावना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी कि वह थोड़ा सस्ता हो जाए निकालना, तो वह संभाव्य संसाधन कहलाता है। अगर आप इसमें रूट वर्ड लिखेंगे तो इन फ्यूचर संभावना, यानी पॉसिबिलिटी है कि वह अच्छा संसाधन बन सकता है। जैसे हिमालय के क्षेत्र में बहुत महंगा खनिज पाया जाता है, परंतु उसको निकालना उतना आसान नहीं है क्योंकि वो काफ़ी गहराई में है, क्योंकि हिमालय का जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी मोटा होता है और वह टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल अभी नहीं है। तो उस आधार पर उसकी संभावना है कि वह कभी यूज में आएगा, संसाधन बनेगा, यानी पोटेंशियल है उसमें। तो इस हिसाब से संभाव्य संसाधन आपने समझ लिया। संभाव्य संसाधन कहने का मतलब
कि इन फ्यूचर वह अच्छा संसाधन बन सकता है। तो दूसरा कैटेगरी हम देखते हैं संभाव्य संसाधन के बाद, वह है विकसित संसाधन। दूसरा कैटेगरी क्या है? विकसित संसाधन। विकसित यानी जो डेवलप्ड हो गया है। डेवलप्ड मतलब पास्ट टेंस। डेवलप मतलब वो संसाधन बन चुका है, जिसका सर्वेक्षण हो गया है, जिसकी मात्रा और गुणवत्ता का पता चल गया है कि इतना संसाधन है और उससे हमें इतना रिसोर्स मिल सकता है। तो वह सभी संसाधन विकसित संसाधन है। जैसे हमें आज पेट्रोलियम निकालते हैं, गवर्नमेंट के पास ये डाटा है कि हमें कितना पेट्रोलियम मिलने वाला है। कोई भी क्षेत्र, कोई भी कुआं मिल गया पेट्रोलियम का, वह उसकी मात्रा रिसर्च करके, सर्वेक्षण करके वह पता लगा लेता है। तो यानी वह डेवलप्ड हो चुका है। जैसे सौर संसाधन, अभी लेटेस्ट अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट इस सौर ऊर्जा पर काफ़ी फोकस कर रहा है। इसमें सब्सिडी भी देता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में लगाना चाहता है तो उस पर सब्सिडी भी देता है। तो सब गवर्नमेंट को भी ये पता है कि इन फ्यूचर ये काफ़ी अच्छा संसाधन है। और मान लेते हैं हम जैसे बताए कि कोयला, पेट्रोलियम, ये एक अनवीकरणीय संसाधन है और इसकी खपत अगर अधिक किया जाए, अधिक दोहन किया जाए तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ऑप्शनल एनर्जी रिसोर्स पे निर्भर रहना होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा पे गवर्नमेंट अभी काफ़ी फोकस कर रही है और ऐसा अनुमान है कि आने वाला समय में ये काफ़ी और अच्छा हमें ऊर्जा का स्रोत मिल जाएगा। तो ये सभी विकसित संसाधन हो गए हैं। ये दोनों संसाधन विकसित संसाधन हो गए हैं। इसका टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पैनल, ये एक टेक्निक है। उससे पहले सौर ऊर्जा एक पदार्थ था, उसे टेक्नोलॉजी से, सोलर पैनल से हम सोलर एनर्जी निकाल रहे हैं। सो ये डेवलप्ड हो चुका है, इसलिए इसे विकसित संसाधन कहा जाएगा। आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल से हमें सोलर एनर्जी मिल रही है। और सौर ऊर्जा, एक समय तक सौर ऊर्जा का कोई वैल्यू नहीं था। कोई वैल्यू मतलब सोलर एनर्जी के रूप में कोई वैल्यू नहीं था। किसी को नहीं पता था कि सोलर एनर्जी से भी हम खाना बना सकते हैं और अन्य काम एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि तकनीक का उपयोग करके सोलर एनर्जी मिल गया, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? ह्यूमन। यानी ह्यूमन एक अच्छा रिसोर्स है जो आने वाले समय में कोई भी रिसोर्स को डेवलप कर सकता है। इसी वजह से एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे, एरिच वाल्टर जिमरमैन। मार्कर नहीं चल रहा है, सॉरी, थोड़ा इंक भर लेते हैं। सो हम देखते हैं कि एक फेमस भूगोलविद थे, एरिच वाल्टर जिमरमैन। इसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, अर्थात रिसोर्स आर नोट दे बिकम। अर्थात संसाधन होते नहीं बनते हैं, और इसे बनाता कौन है? ह्यूमन। यानी ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है। तो यह कथन है एरिच वाल्टर जिमरमैन का, जो जर्मन अमेरिकी भूगोलविद थे और ये स्पेशली रिसोर्स ज्योग्राफी से रिलेटेड वैज्ञानिक थे या ज्योग्राफिस्ट थे, भूगोलविद थे। रिसोर्स आर नोट दे बिकम, अर्थात जब जब मानव को आवश्यकता पड़ती है तो किसी पदार्थ को संसाधन बना लेती है। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे लोगों को विमान की आवश्यकता पड़ी, वायुयान की आवश्यकता पड़ी, तो वायुयान बना दिया गया। मेट्रो या अन्य तकनीक जो भी है, जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है वैज्ञानिक उसे बना देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है रिसोर्स आर नोट दे बिकम। तो यह इस बात से यह तथ्य भ्रामक है कि संसाधन प्रकृति का उपहार है। बिल्कुल नहीं, संसाधन को प्रकृति का उपहार नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसे लोगों द्वारा बनाया जाता है। यानी रिसोर्स आर नोट दे बिकम, इसे बनाया जाता है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आपने देखा कि विकसित संसाधन क्या होता है
हम देखेंगे तीसरा जो कैटेगरी है वह है भंडार संसाधन। भंडार, तीसरा कैटेगरी जो क्या है, भंडार संसाधन। भंडार संसाधन, भंडार संसाधन क्या होते हैं? यानी वैसा संसाधन या वैसा पदार्थ जो मौजूद तो है परंतु तकनीक के अभाव में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वह सिर्फ भंडार के रूप में है। इन फ्यूचर वो उसका उपयोग भी किया जा सकेगा, तो वह भंडार संसाधन कहलाता है। यानी तकनीक का अभाव है, यहाँ किसका अभाव है? तकनीक का, परंतु यह संसाधन मौजूद है लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी है। अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप जानते हैं कि जल H2O से बनता है, H2 और O2 से। आप देखेंगे कि हम हाइड्रोजन मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एनर्जी का रिसोर्स है, हाइड्रोजन संसाधन। तो इसे अलग करने के लिए, व्यापक रूप से अलग करने के लिए अभी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है, इसीलिए ये एक भंडार संसाधन है। जैसे आपको पता होगा कि 71% पर पूरी धरती पर वह केवल जल है, तो इसीलिए हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है, परंतु यह भी भंडार रूप में है। इसका इन फ्यूचर उपयोग किया जा सकता है, जब भी टेक्नोलॉजी अगर विकसित हो जाए तो इसका उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए यह एक भंडार संसाधन है। तो हम लास्ट कैटेगरी है वह है संचित कोश संसाधन। इसके बाद 1 से 2 वीडियो में ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हम संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं? यानी कोई भी चीज जो स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है, जैसे नदी का पानी है, उसे अभी एक और सीमित काम लिया जाता है, केवल सिंचाई किया जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होगा जब जरूरत पड़ेगी बिजली बनाने की, तो उससे बिजली भी बनाया जा सकता है। तो एक संचित कोश संसाधन है, यानी इन फ्यूचर उसका असीमित उपयोग किया जा सकेगा। जैसे कोई नदी है और इस नदी में पानी है, इससे केवल अभी सिंचाई हो रहा है और भूमिगत जल रूप में पीने योग्य पानी मिल जाता है। परंतु अगर ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो इस पर एक मोटा बांध बना के हम इसे में टरबाइन या कोई भी मोटर लगा के इससे हम बिजली भी प्राप्त कर सकेंगे। तो यह क्या हुआ? संचित कोश संसाधन है, यानी सीमित उपयोग से असीमित उपयोग की तरफ बढ़ेंगे, तो वही संचित कोश संसाधन है। नदी के जल को हम असीमित रूप में बिजली प्राप्त करेंगे, तो यह भी एक संचित कोश संसाधन है। तो इस प्रकार आप देखिए कि किस प्रकार संसाधन को विभाजन किया गया 4 कैटेगरी में। पहला ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एंड लास्टली ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इस चारों कैटेगरी में हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह से सभी कैटेगरी को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक ईजिली से पहुंच पाए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो इस वीडियो को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उपयोग का, संसाधन को उपयोग कैसे किया जाएगा, इसका संरक्षण कैसे किया जाएगा, और एक नया टॉपिक है अभी लेटेस्ट में उस पर काफ़ी सरकार ध्यान दे रही है, यानी सतत विकास। किस प्रकार से संसाधन का उपयोग किया जाए, उसके साथ साथ कंटिन्यूस डेवलपमेंट भी चलता रहे और संसाधन को भी काफ़ी ज़्यादा दोहन ना हो, तो इस पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।